जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 20। और आज के लेक्चर में हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस की। आज का लेक्चर हमारा रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लेटेस्ट तकरीबन सारे जितने भी पिछले 7-8 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस क्लास में कर चुके हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन जो है जब आप करेंगे कंपैरेटिवली आपको अब उनके ऊपर अच्छी ग्रिप महसूस होगी। और आप उसमें मेरी असेसमेंट ये है कि अगर आपने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझा है तो लगभग 80% के करीब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकेंगे जो अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे हैं, यानी 21 से पीछे अगर चले जाए तो। अब आज से उनवर्ड आपने करना क्या है कि खुद से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। यानी अब प्रैक्टिस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप प्रीवियस पास्ट पेपर में से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करें और उसको अटेम्प्ट करें। मेरी रिकमेंडेशन है एक हफ्ते में कम से कम 2 केस स्टडी रिस्क असेसमेंट की जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोनों डिफरेंट डेट्स पे कीजिएगा, ठीक है। यानी एक केस स्टडी फॉर एग्जांपल एक दिन की और फिर 2-3 दिन छोड़ के दूसरी केस स्टडी की। प्रैक्टिस में कोशिश कीजिएगा जो टॉपिक आप कवर कर चुके होते हैं, ऐसा ना कीजिए कि एक वीकेंड के ऊपर आपने एक टॉपिक एक केस स्टडी 5 केस स्टडी को रिवाइज करना है, क्वेश्चन को रिवाइज प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं करना, बल्कि इससे ज्यादा बेहतर ये है कि हर वीकेंड पे आप 5-6 टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करें, ठीक है। यानी ये जो मेरा आपको एक सजेशन है, वैसे तो आपकी अपनी रूटीन है जो चल रही है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन सजेशन ये है कि एक सिटिंग में एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन करने से बेहतर है कि एक सिटिंग में 5 टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन किए जाए, ठीक है, ताकि वैरायटी आए। आपका मल्टीटास्किंग और एक ही सिटिंग के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में सोचना शुरू करें। एग्जाम में यही चीज सही होती है। क्वेश्चन अब हम जो आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन समर 24 का। समर 24 का जी क्वेश्चन नंबर है 3। सबसे पहले हमें कैसे पता चला ये रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट से। डिस्कस द ऑर्डर्ड रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो। सबसे अहम लफ्ज पावर वर्ड क्या है रिक्वायरमेंट के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि क्या लिखना है? कौन सा लफ्ज है? ऑर्डर्ड रिस्क। इसको अंडरलाइन करना है आपने, इससे पता चल गया हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है। क्या प्रोसीजर्स भी लिखने हैं? अहम सबसे अहम डिसीजन। प्रोसीजर नहीं लिखने, क्यों नहीं लिखने? उसने रिक्वायर नहीं किया क्वेश्चन के अंदर। अच्छा बताइए 20 मार्क्स के साथ उसने बोला कि रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो हमें लगभग कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए? मेरा ख्याल है 12 के करीब। 1.5 का हमने रूल ऑफ थंब बनाया है 12 के करीब। लेकिन याद रखें मैंने ये भी बताया था ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ रिस्क हो सकता है वो ज्यादा अहम हो, जैसे गोइंग कंसर्न का रिस्क है, समटाइम उसके मार्क्स उसको ज्यादा एलोकेट कर देता है। लेकिन एक रफ हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है 12। हम कोशिश करेंगे रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। स्टार्ट करें जी। कितने स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया है? घर में होम असाइनमेंट थी ना आपकी? योर फर्म इज द आइटर फॉर Horizon Construction Limited HCL, a company listed on Pakistan Stock Exchange for the year ended 31st March 24। अल्फाज से अंदाजा लगाने की कोशिश करें, क्या वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका इनिशियल ऑडिट है? नहीं, उसने ये नहीं कहा आप अपॉइंट हुए हैं, उसने कहा आप ऑडिटर है। तो हो सकता है लास्ट ईयर में भी ऑडिटर रहे हो। इस इन्फॉर्मेशन से इंडिकेशन नहीं मिल रही कि ये आपका इनिशियल ऑडिट है। एग्री करते हैं? इसमें फिर ओपनिंग बैलेंस वाला रिस्क नहीं आएगा, तो इस लाइन में कोई रिस्क नहीं है। आगे चलते हैं। HCL स्पेशलाइजेज इन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड द सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स। अब डिफरेंट एक्टिविटीज है, आप जजमेंट अप्लाई कीजिए। क्या ये एक्टिविटीज आपको एक जैसी लगती हैं या कि ये एक्टिविटीज एक दूसरे से डिफरेंट है? डिफरेंट अगर आपकी जजमेंट है कि एक्टिविटीज डिफरेंट है तो फिर ये सेगमेंट रिपोर्टिंग की तरफ जाएगा। जैसे अगर कोई कंपनी डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट कर रही हो तो क्या ज्योग्राफिकल एरिया सेगमेंट के तौर पे क्लासिफाई करता है? मुमकिन तौर पे बिल्कुल करता है। हर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका अलग सेगमेंट रिपोर्ट करना होता है। उसी तरह अगर डिफरेंट एक्टिविटीज हो, जैसे आपको 3S की एग्जांपल बताई थी, सेल भी कर रही है कंपनी, गुड की भी, स्पेयर पार्ट्स की भी और सर्विस भी, रिपेयर सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है, तो वो डिफरेंट सेगमेंट के तौर पर रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन लगभग एक ही मीनिंग होता है। एंड द सेल, जाहिर है जब कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद यूज थोड़ी करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी सेल करेगी, ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स। यहाँ पे जो मुझे एक डिफरेंट एक्टिविटी नजर आ रही है किसी हद तक, वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट इनकी प्रॉपर्टीज है। तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल के एक सेगमेंट अलग हो सकते हैं फिलहाल इसको मैंने, लेकिन ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन नहीं है। आगे चल के हो सकता है हमें से बेहतर क्लासिफिकेशन दे। अगर तो कोई क्लियर क्लासिफिकेशन दे दी सेगमेंटेशन की तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे, वरना इसमें भी रिस्क आइडेंटिफाई हम कर लेंगे कि सेगमेंट रिपोर्टिंग हो सकती है। इसकी क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या होगी? रेजिडेंशियल सेगमेंट अलग, कमर्शियल यूनिट्स अलग। ड्यूरिंग द प्लानिंग मीटिंग विद मैनेजमेंट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है। प्रोजेक्ट वाइज रेवेन्यू, नीचे उसने प्रोजेक्ट्स बताए हैं, सी ब्रिज शाबाश कराची है, मुल्तान है, लाहौर है, अदर प्रोजेक्ट्स है, और ये नीचे नोट्स दिए हुए हैं। क्या आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है इसका एनालिसिस करने से? क्या? हाँ, ये जो 3 प्रोजेक्ट है वो इस साल स्टार्ट हुए हैं और जो अदर प्रोजेक्ट्स थे वो लास्ट ईयर में थे। अब ये चूंकि ज्योग्राफिकल हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए तो अब ये ज्यादा बेहतर क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन की, तो क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग का रिस्क आएगा? बिल्कुल आएगा कि इनके एक्सपेंसेस और इनकम को, प्रोजेक्ट्स के एक्सपेंसेस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनके एक्सपेंसेस और इनकम को अलग से रिपोर्ट करना होगा। डन? 40% बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें ये भी एक रिस्क हो सकता है।
क्वेश्चन क्या इनका, लेकिन आएगा वो भी सेगमेंटेशन रिपोर्टिंग के अंदर। इन्होंने बोला यह कि सर हम सेगमेंटेशन की रिस्क असेसमेंट में क्या ये भी लिख सकते हैं कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये अलग सेगमेंट्स हैं, इनको अलग हमने रिपोर्ट करना है। अब अदर प्रोजेक्ट्स जो है वो टोटल रेवेन्यू का 40% लगभग बनता है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो आपने रिपोर्टिंग करनी है वो एट लीस्ट 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू को आपने सेगमेंटेशन में रिपोर्ट करना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अनरिपोर्टेड सेगमेंट अदर प्रोजेक्ट्स में पड़ा हो? बिल्कुल ये रिस्क, लेकिन ये अलग से रिस्क नहीं होगा, ये सेगमेंटेशन के रिस्क में ही आएगा। एग्रीड? तो अभी तक हमने सिर्फ एक रिस्क आइडेंटिफाई किया है। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। अमूमी तौर पे मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन में होता क्या, जो इश्यूज आपने आइडेंटिफाई करने थे शुरू में कम होते हैं, यानी समझ लीजिए कि फर्स्ट 50% में आपको 25% मटेरियल मिलेगा आधे क्वेश्चन में सिर्फ, और जो सेकंड हाफ होगा क्वेश्चन का उसमें आपको ज्यादातर मटेरियल मिलेगा जो आपने सोल्यूशन में यूज करना होता है। यानी जो आपके सोल्यूशन का लगभग रफ एस्टिमेट है 75% के करीब रिस्क होंगे या इश्यूज होंगे, वो आपको सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में सेकंड हाफ में मिलेंगे। ठीक है, ये पता नहीं, ये वैसे मैंने नोट किया, प्रैक्टिस से कहीं पे बात लिखी नहीं हुई, खुद क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करके मैं दीजिए बच्चों। शायद इस वजह से कि स्टूडेंट पहले पढ़ के ये अंदाजा लगा ले कि जी उसे क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं आता या वो इसका आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। तो याद रखिए, लाजमी नहीं है कि आधा क्वेश्चन जब आप पढ़े तो आधा सोल्यूशन भी आपका तैयार हो जाए, ये लाजमी नहीं है। हो सकता है आपको ज्यादातर मटेरियल कहां मिले, सेकंड हाफ में। ठीक है, अच्छा ये चीज तो मैंने किसी हद तक इसको ऑब्जर्व किया हुआ। एक और चीज है जिसको ऑब्जर्व नहीं किया, मिथ है, कुछ स्टूडेंट इसके ऊपर बिलीव करते हैं लेकिन मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रांग बिलीव नहीं करता। वो ये कि अमूमी तौर पे जो एंड वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं और जो शुरू वाले क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट को थोड़ा शॉक देने के लिए। ठीक है, लेकिन ये मैं इससे एग्री नहीं करता, इसको मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया। रैंडम होता है, बाज का स्टार्ट के क्वेश्चन इजी होते हैं, बाज का एंड वाले। आपको सारी मुश्किल लगता है, शाबाश, ये चीज। चलिए एक रिस्क आ गया, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस लास्ट ईयर में 200 इस साल 350 इंक्रीज हो गया। शायद लोन लिया होगा, लेकिन क्या लोन लेने में कोई रिस्क है? लोन लेने में रिस्क है। जहां कहीं क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक, देखिए मैंने आपको बताया था कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें बाय नेचर रिस्क है, अगर कुछ मजीद इंफॉर्मेशन कुछ भी प्रोवाइड ना करे फिर भी रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए। एग्जांपल दीजिए, कौन कौन से थे? डेवलपमेंट का इंटेंजिबल एसेट्स थे, रीवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट, डेफर्ड टैक्स, शाबाश। उसमें एक एग्जांपल बैंक लोन की भी है। अगर क्लाइंट ने बैंक से लोन लिया हो या लेने के लिए निगोशिएशन कर रहा हो, रिस्क होता है कि अगर लोन ऑलरेडी लिया हुआ है उसमें रिस्क है कि डेट कॉवेनेंट, जो डेट कंडीशंस होती है, टर्म एंड कंडीशन, उनकी कंप्लायंस हो सकता है कि ना हो रही हो, वायलेशन हो, जिसकी वजह से उसको रोल ओवर करने में प्रॉब्लम आए। और उसकी टर्म एंड कंडीशन अमूमी तौर पे चूंकि फाइनेंशियल होती है, जैसे अगर आप लोन एग्रीमेंट पढ़े ना, अगर प्रैक्टिकली कभी मौका मिले ना तो ये लोन एग्रीमेंट जो बैंक के साथ होता है जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इससे आपको अंदाजा होगा जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं ना वो अपने आप को किस किस तरीके से कैसे सिक्योर करता है। तो उसमें अमूमी तौर पे फाइनेंशियल, जैसे करंट रेशियो इतनी होनी चाहिए मिनिमम, एसेट्स की अमाउंट कैरिंग वैल्यू जो है वो एट मिनिमम ये होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर रखवाए होते हैं ना। ठीक है, डिविडेंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बाज़ औक़ात इम्पोज कर दी जाती है कि डिविडेंड नहीं पे कर सकते जब तक टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई ना हो। तो चूंकि बैंक लोन एग्रीमेंट के अंदर बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनेंस से रिलेट करती है, तो ये बाय डिफॉल्ट रिस्क आ जाता है कि उन लोन की टर्म्स एंड कंडीशन को मीट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस एप्रोप्रिएशन की गई हो, ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गई होगी। ठीक है, तो बैंक लोन में बाय डिफॉल्ट रिस्क है। एक और रिस्क भी है, क्या कि आपने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन या लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसकी क्लासिफिकेशन में हो सकता है गलती हो गई हो। ये दो रिस्क होते हैं, ये एक रिस्क ऑफ एरर, एक रिस्क ऑफ फ्रॉड, दोनों है बैंक लोन के केस में। रिस्क ऑफ एरर क्या है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अकाउंटिंग ठीक नहीं की या लोन की क्लासिफिकेशन करंट और नॉन करंट पोर्शन में सही नहीं की, ये तो हो गया छोटा रिस्क। बड़ा रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट ने ओवरस्टेट किया होगा फाइनेंशियल्स को ताकि लोन एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। क्लियर नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल चार्जेस है तो मुझे अंदाजा ये इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट है तो उसका मतलब लोन भी होगा। दूसरा रिस्क भी आ गया हमारे पास, अगर आगे चल के उसने लोन का जिक्र किया हुआ तो मेरी बात कंफर्म हो जाएगी, हम उस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लेंगे। एग्रीड? दो रिस्क हो गए, पहला रिस्क कौन सा? सेगमेंट रिपोर्टिंग का। दूसरा रिस्क कौन सा? बैंक लोन का। आगे चल, अच्छा इसके प्रोसीजर तो पता है सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन देखें, मैनेजमेंट किस बेस पे क्लासिफिकेशन करें, रेवेन्यू के बेस पे, एसेट्स के बेस पे, डिस्क्लोजर्स क्या कंप्लीट जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करता है वो देखें। लोन के केस में क्या करेंगे? सबसे अहम प्रोसीजर लोन एग्रीमेंट स्टडी करेंगे, रिकैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट की उसकी काउंटिंग देखेंगे, इंटरेस्ट किधर, इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास होनी चाहिए, इंटरेस्ट पेबल एक्सपेंस डेबिट, गलत, ये डिपेंड करता है। अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी हो फिर तो ये एंट्री नहीं होगी ना, यही रिस्क है कि हो सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हालात में आपकी एंट्री ठीक है, वो मैंने, लेकिन आपको एक एडिशनल इनसाइट पॉइंट दे रहा हूं कि अगर बोरिंग कॉस्ट हुई तो उसमें इसका मतलब है रिस्क होगा कि क्लाइंट जो उसकी कैपिटलाइजेशन गलत की होगी। लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, फिलहाल सिर्फ दो रिस्क आगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में आपको पता है हम रिस्क असेसमेंट नहीं करते, सिर्फ उस सूरत में प्रॉफिट रिस्क असेसमेंट करते हैं अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस हो। प्रॉफिट और प्रॉफिट क्योंकि एक अलग से एरिया नहीं है, ये तो फिगर्स का टोटल और इनकम एक्सपेंस का नेट है, इसमें रिस्क असेसमेंट नहीं होती। लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में होगी कि इसमें लॉस, क्या रिस्क होगा लॉस के सूरत में? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लगभग उतना ही है, लेकिन एक चीज मुझे समझ आ रही, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इंक्रीज नहीं हो रहा। अभी आपने रीजन बतानी है, नहीं हो रहा ना। तो ये ऊपर जो नए,
क्या ये कैपिटल यहां पे शो नहीं होने चाहिए थे? ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, ये जो टावर है, ये बिल्डिंग, ये क्या प्रॉपर्टी नहीं होगी? ये प्रॉपर्टी नहीं, ये क्या होगी? शाबाश, ये इन्वेंट्री होगी। ये जो रेवेन्यू है बेसिकली इन्हीं प्रोजेक्ट को सेल करने से, इनमें जो डिफरेंट अपार्टमेंट्स बनाए होंगे, शॉप्स बनाई होंगी, उनका होगा रेवेन्यू। तो ये असल में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं बल्कि किधर होगा? इन्वेंट्री में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, गोल्ड का रिस्क हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, वो दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा, किया हुआ ना डिस्कस। तो आपको पता होगा कि ये जो गोल्ड है ये इन्वेस्टमेंट में आएगा, है ना? IAS 40 अप्लाई होगा इसके ऊपर, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा? उसमें तो लैंड एंड बिल्डिंग, शाबाश। अच्छा, याद आ गया। ये फिर इसका मतलब है इसके ऊपर IAS 40 अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर IFRS 9 अप्लाई होगा, IAS 32 अप्लाई होगा। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या तो होती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, ये प्रॉपर्टी में, या इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स वगैरह में, डिबेंचर्स में, ऐसा ही है ना? उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? IFRS 9। तो इसके ये इन्वेस्टमेंट है ना, अब ये इन्वेस्टमेंट IAS 40 वाली नहीं है, तो फिर इसका मतलब है ये IFRS 9 वाली इन्वेस्टमेंट होगी। क्या IFRS 9 अप्लाई होना चाहिए इसके ऊपर? वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसका मतलब है ना तो ये IAS 40 अप्लाई होगा इन्वेस्टमेंट, ना इसके ऊपर IFRS 9 अप्लाई होगा। अच्छा, फिर इसका मतलब है IAS 2 अप्लाई होगा, इन्वेंट्री, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड को सेल करना होगा ना, वो भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? पर्पस थोड़ी है ये इसका, इन्वेस्टमेंट के लिए रखा, रूटीन का बिजनेस तो नहीं है ना। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर अल्टीमेटली इसको बताया था अलग से स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर बाकी कौन सा रह जाता है बैलेंसिंग फिगर के तौर पर? स्टैंडर्ड IAS 16। अब उसमें भी अगेन कंपनी की पॉलिसी देखी जाए, बनाएंगे ये कि हमने इसे कॉस्ट में रखना है या कि फेयर वैल्यू में। और हमने फिर डिस्कशन के बाद ये एग्री किया था कि फेयर वैल्यू पर रखें तो बेहतर। ये रिस्क क्लियर हो गया। अब हमारे पास कितने रिस्क हो गए? सेगमेंट वोटिंग का हो गया रिस्क, फिर इसके अलावा बैंक लोन का हो गया रिस्क, तीसरा हमारे पास हो गया इन्वेस्टमेंट का, गोल्ड। 3 रिस्क आइडेंटिफाई हो गए जी। अभी तक आगे चलते हैं। Note to the financial statements. Note 1, Sea Breeze Towers, Karachi. This project involves construction of a high-rise residential building adjacent to the coastline in Karachi. Launched in April 23. It initially attracted. अच्छा, मुझे ये बताइए पहले, थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडिंग दे दीजिए आगे चलने से पहले। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलता कैसे? एक्टिविटीज क्या क्या होती है? मेजर एक्टिविटी बता सकते हैं किस तरीके से चलता है? ऑपरेशन से रिलेटेड। तो बहुत बड़ा प्लाजा होता है, जैसे सदीक ट्रेड सेंटर, ठीक है, जैसे यहाँ पे हफीज सेंटर है, 6, 7, 8 फ्लोर होंगे। अमूमी तौर पे जो फ्लोर्स होते हैं लोअर वाले, जैसे ग्राउंड फ्लोर है और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस पे शॉप्स होती हैं अमूमी तौर पे कमर्शियल, और ऊपर हो सकता है अपार्टमेंट्स बनाए हो। बाज़ का होता है पूरे का पूरा प्लाजा जो है वो सारे का सारा कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए होता है, उसमें सिर्फ आपको शॉप्स नजर आएंगे, और बाज़ का पूरे का पूरा प्लाजा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह के लिए होता है। अच्छा, इनमें सेल कैसे होती है? जैसे अमूमी लैंड की सेल होती है कि भाई सारी की सारी प्राइस एक ही टाइम पे कर दी और अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, क्या ऐसे होता है सेल? या इसमें डिफरेंट पेमेंट प्लान दिए जाते हैं? डिफरेंट पेमेंट प्लान दिए जाते हैं। और आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अभी प्लाजा अनाउंस होता है, प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, और उसमें पैसों की कलेक्शन शुरू कर देते हैं, एडवांस वगैरह, और बहुत से फ्रॉड भी इस वजह से होते हैं कि वो पैसे लेके निकल जाते हैं पार्टीज। तो इसलिए बेहतर ये होता है, प्रैक्टिकली वैसे आपको एडवाइस दे रहा हूं कि जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उस वक्त पेमेंट देना बेहतर होता है। आपके सामने प्रोडक्ट होती है, आपको पता है कि ये क्या है, किस क्वालिटी की है। बहरहाल, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है एज अकाउंटेंट हमारे लिए, कि जो पेमेंट होगी वो सारी की सारी एक टाइम में नहीं आएगी। कभी 3 साल का पेमेंट प्लान होगा, कभी 5 साल का पेमेंट प्लान होगा, कभी 7 साल का होगा, और स्टार्ट में कुछ डाउन पेमेंट भी होती है, ऐसा ही है। इसीलिए जब कभी याद रखिए इंस्टॉलमेंट का बिजनेस हो, केस स्टडी के अंदर लफ्ज आ जाए इंस्टॉलमेंट, तो आपका रिस्क क्या राइज होगा? रेवेन्यू का फौरी तौर पे IFRS 15 की तरफ चले जाना है। जब कभी वो आपको कहे अपफ्रंट फी पे कर रहे हैं, डाउन पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में चल रहे हैं, IFRS 15 की तरफ चले जाना है। IFRS 15 क्या कहता है कि मेरे ज़हन में 2-3 ऑप्शन आ रही हैं। पहली ऑप्शन आ रही है इस तरह के बिजनेस में कि जैसे ही एग्रीमेंट साइन हो उस वक्त सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि जी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने ये यूनिट बाय करना है, सेकंड फ्लोर पे के ऊपर शॉप नंबर 5 है, ये आपकी। क्या साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट के वक्त कर लेना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड? अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मिले वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा है क्या? अगर अभी प्लाजा बन रहा है लेकिन इंस्टॉलमेंट आना शुरू हुआ है ना, पोजेशन मिलेगी 3 साल की किस्तों के बाद, सुना ना कभी आपने? पोजेशन स्टार्ट में तो नहीं मिलती, कि कभी मिलती है स्टार्ट में पोजेशन नहीं मिलती, वो 3 साल के बाद पोजेशन मिलेगी। पोजेशन 3 साल के बाद मिलनी है लेकिन इंस्टॉलमेंट हर महीने मिल रही है। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? ओवर द पीरियड या एट ए टाइम? वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉर्मली गुड्स के केस में कब, जब आप ट्रांसफर करते हैं। तो याद रखें कंस्ट्रक्शन बिजनेस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? जब आपने ट्रांसफर करना है, रिसीट के ऊपर नहीं। रिसीट के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये सारी डिस्कशन का कंक्लूजन आपको इस पॉइंट पे लाना था। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में या जब इंस्टॉलमेंट्स का बिजनेस हो, उसमें इंस्टॉलमेंट चाहे आपको जब भी मिल रही है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? पोजेशन के वक्त, ठीक है।
लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये नेचर में कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। बाज़ बात ऐसा होता है कि हम ओवर द पीरियड भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर फर्ज कीजिए कि कंस्ट्रक्शन के हम कर रहे हैं और 5 मंजिला बिल्डिंग है, 5 फ्लोर्स है, और हर फ्लोर कंप्लीट होने के बाद उसकी पोजीशन हम दे देते हैं, हर फ्लोर कंप्लीट होने के बाद पोजीशन दे देते हैं। अब इसमें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेस पे साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो ये डिपेंड करता है हर फ्लोर हर शॉप कंप्लीट होने के साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, या सारा रेवेन्यू एंड पे जब हम हैंड ओवर करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तब रिकॉर्ड करना है। इस पे डिपेंड करता है कि आप फिजिकल पोजीशन कब दे रहे हैं, साथ साथ फिजिकल पोजीशन दे रहे हैं, रेवेन्यू साथ साथ रिकॉर्ड करें ओवर द टाइम, ठीक है। और अगर एट द एंड सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद पोजीशन दे रहे हैं, अल्टीमेट पॉइंट क्या है, पोजीशन। तो जहां कहीं ये इंस्टॉलमेंट का बिजनेस होगा, रिस्क क्या होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। इससे एग्री करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन उसने 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस किया। आगे क्या बता रहे हैं आप, कह रहे लॉन्च इन अप्रैल 23, इट इनिशियली अट्रैक्टेड स्ट्रांग मार्केट रिस्पांस, एसबीटी ऑफर्स बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस को अंडरलाइन कर लें। कमिटेड टू ए 5-year पोजीशन टाइमलाइन, इसका मतलब है पोजीशन मिलेगी 5 साल के बाद। अंडर द पेमेंट प्लान बायर्स पे must pay 20% upfront deposit with the remaining 80% spread across quarterly installments। जी, अब बड़ा रिस्क क्या है कि इसने जो 20% अपफ्रंट है ना, ये इसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया होगा, और जैसे जैसे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं वैसे वैसे इसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा होगा। और हमने ये देखना है कि क्या ये इसकी पॉलिसी IFRS 15 के मुताबिक है या नहीं। और जनरल रूल क्या है कंस्ट्रक्शन बिजनेस का, इंस्टॉलमेंट्स का, कि पोजेशन जब हो तब ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। डन जी। अच्छा, अब ये देखने के लिए कि पोजीशन कब दी जा रही है, एक्चुअली रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए, ज्यादा चांस यही है पोजीशन पे हो, मतलब जब सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या पोजीशन कब दी जा रही है, साथ साथ दी जा रही है जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, शॉप्स के यूनिट्स कंप्लीट हो रही है साथ साथ, या कि सभी एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको पोजीशन दी जाएगी। ये हमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के पता चलेगा। जिन जिन लोगों को सेल कर रहे हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें पोजीशन कब देने का वादा किया गया। सबके लिए डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है। मुझे उन्होंने कहा जी सर आपको मई 2027 में मिलेगा, इनको कहा अगस्त 2027 में मिलेगा, या सबको कहा दिसंबर 2027 में मिलेगा। कैसे पता चलेगा ये, और ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, हाँ, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू के लिए। चलिए, ये हमारा एक और रिस्क, टोटल कितने रिस्क हो गए, 4 रिस्क हो गए, रिस्क साथ साथ लिख रहे हैं ना। नेक्स्ट, कंक्रीट फाइलिंग वर्क हैज बीन सब कॉन्ट्रैक्टेड टू ए रिनाउंड। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, क्या फॉर बिजनेस लॉ आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि बिजनेस उसमें एग्रीमेंट होता था, आप पढ़ते थे एग्रीमेंट हो गया उसका तो उसकी कंप्लायंस करना लाजमी है, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है, अकाउंटिंग में भी उसने क्वेश्चन पूछा है, 1 मिलियन का एग्रीमेंट किया, रॉ मटेरियल उसमें कास्ट टोटल लगी थी 8 लाख, 10 लाख का एग्रीमेंट किया, 8 लाख। अब अगर कास्ट बढ़ के 12 लाख हो जाती है, क्या मेरे लिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो गया ना। मैं कहता हूं मैं नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट पूरा, क्या कह सकता हूं, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऐड कहता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना जरूरी है, लॉस है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, नहीं करेंगे तो जो डैमेजेस होंगे ना वो आपको पे करना पड़ेंगे। डैमेजेस क्या होंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट में उसके बारे में लिखा होता है। क्या मैं भाग सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट से अगर कास्ट बढ़ जाए, नहीं भाग नहीं सकता, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। अगर यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाए तो हम लिखेंगे कि ये नॉन कैंसिलेबल, अगर तो कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करके भाग जाए, अगर नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है, हाँ जी, प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी लॉस की या पेनल्टी, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब ये अलग केस में उसने पूछा था, आगे चलते हैं। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ये है कि जिस पार्टी के साथ मैंने एग्रीमेंट किया है ना कि 1 मिलियन में कोई चीज उसको सप्लाई करूंगा, मैं उसके पास जाऊं, कहूं सर कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कर दीजिए, अब हालात देखें क्या है, रेट बढ़ गया है, बराए मेहरबानी अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 1 मिलियन से बढ़ा के 1.3 मिलियन कर दीजिए। क्या उस पार्टी के ऊपर लाजमी है कि मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, लाजमी नहीं है, हो सकता है करें, हो सकता है ना करें। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तो ठीक है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मैं अपना रिसीवेबल, अपना रेवेन्यू उस लिहाज से चेंज कर लूंगा। लेकिन अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एग्रीड, ओके। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, कंक्रीट फाइलिंग वर्क हैज बीन सब कॉन्ट्रैक्टेड टू ए रिनाउंड फर्म। कंक्रीट फिलिंग वर्क, कंक्रीट को फिल करने वाला जो काम था वो हमने एक सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, भैया ये तुम काम करो, विच सबमिट्स रेगुलरली इंटरिम इनवॉइसेस बेस्ड ऑन प्रोग्रेस माइलस्टोन, जो कि रेगुलरली इनवॉइसेस हमें सबमिट करवाता है। Due to rising material costs, the subcontractor has submitted price escalation claims amounting to rupees 300 million, which HCL is yet to accept. प्राइस बढ़ गई, उसने कहा सर 300 मिलियन मजीद हमें प्राइस आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दीजिए, अब इस रेट में काम नहीं होगा, 300 मिलियन मजीद दीजिए। क्या HCL के ऊपर लाजमी है इसे एक्सेप्ट करें, बताइए क्या लाजमी है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो ना कि रेट्स इंक्रीज होते जाएंगे, रेट्स इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे कॉलेज में जनरेटर चलता है ना, छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें जो डीजल है, ये जो जिस वेंडर के साथ एग्रीमेंट हुआ है ना, उसके साथ ये एग्रीमेंट तो हुआ है कि वो हर 2 हफ्ते के बाद या वीकेंड के ऊपर आएगा और जितना भी हमें डीजल चाहिए, क्वांटिटी जो हमारी वीकली कंजम्पशन होती है उसके मुताबिक फिल करेगा, क्वांटिटी, ये अरेंजमेंट है। लेकिन प्राइस रेट की अरेंजमेंट नहीं है,
रेट कहता है सर वो जो उस दिन होगा ना जिस दिन हम आपको सप्लाई करेंगे उस दिन का रेट लगेगा। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह की क्लास है कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ने से जो हम आपको बिल करेंगे वो हायर प्राइस में करेंगे, फिर ये 300 मिलियन जस्टिफाइड है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस फिक्स हो चुकी है, किस प्राइस पे सेल परचेज होगी, फिर ये प्राइस एस्केलेशन जस्टिफाइड नहीं है। अब ये 300 मिलियन का क्लेम वैलिड है या नहीं, एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा कि नहीं, किस पे डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे। इसका मतलब इसके प्रोसीजर में हमने कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना होगा, लेकिन प्रोसीजर नहीं पूछा। कह रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रपोजेस पासिंग दिस एडिशनल कॉस्ट ऑन टू कस्टमर्स बट दिस सेशन इज अपोज्ड बाय मार्केटिंग एंड लीगल डिपार्टमेंट। मार्केटिंग एंड लीगल डिपार्टमेंट कहता है कि अब ये कस्टमर को नहीं, बल्कि आप एक्सेप्ट ही ना करें इसको, ठीक है। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात देखें तो वो कहता है कि कस्टमर को पास ऑन कर दें। अब अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि 300 मिलियन की रिकॉर्डिंग, क्या इसे प्रोविजन या कंटिजेंसी के तौर पे रिकॉर्ड या डिस्क्लोज होना चाहिए, एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं, ये इशू है। इस 300 मिलियन में क्या रिस्क है, इसकी एप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग या डिस्क्लोजर का रिस्क। कैसे, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया था रेट बढ़ेगा तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, वरना इसको कंटिजेंसी क्लेम तो उसने फाइल कर दिया है तो कंटिजेंसी के तौर पे तो डिस्क्लोज होगा। भाई एग्री करते हैं ये क्लेम कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सोचे, एग्रीमेंट में चाहे लिखा भी हो ना कि प्राइस फुल एंड फाइनल है। एक चीज बताइए, एक केस हमारे खिलाफ हुआ, हम श्योर हैं जीत जाएंगे, क्या उस केस को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं? करना फिर भी चाहिए, शाबाश। और अगर हम हार जाएंगे तो फिर तो प्रोविजन रिकॉर्ड करने चाहिए। वही एग्जांपल ये 300 मिलियन की, हमसे क्लेम कर रहा है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ना कि ये प्राइस एस्केलेट होगी जब रेट बढ़ेंगे, तो फिर ये प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड होगा। और अगर इवन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ ना, उसने केस तो हमारे खिलाफ कर दिया है, फिर डिस्क्लोजर के तौर पे आएगा, चाहे हम कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। तो अगला रिस्क हमारा क्या हुआ, 300 मिलियन की एप्रोप्रिएट प्रोविजनिंग या डिस्क्लोजर। एग्री करते हैं 300 मिलियन से? सोच रहे हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं, कन्विंस हो तो फिर बताइएगा। अच्छा, कस्टमर वाला एंगल अलग है, मैं तो भी सप्लायर के साथ अपने जो हमने जिस सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया था उसके साथ डील कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे इसी के आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब एक सेकंड या सप्लीमेंट रिस्क भी आ जाएगा इसमें। क्या कि कस्टमर को अगर आप पास ऑन करते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर हमें अपने रेवेन्यू और रिसीवेबल और रेवेन्यू रिकग्निशन और रिसीवेबल को अकॉर्डिंगली रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे सप्लायर की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना कि उसको इतनी अमाउंट एक्स्ट्रा पे करनी है, तो अगर हम एडिशनल कॉस्ट पास करने के काबिल हो जाते हैं कस्टमर को, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा कि टोटल जो कस्टमर के साथ से प्राइस एग्री हुई थी वो बढ़ जाएगी, और जो प्राइस बढ़ गई कॉन्ट्रैक्ट की, उस लिहाज से जो हम कस्टमर के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं या रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी रिवाइज हो जाएगा। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, इन शॉर्ट फिर से सुने, प्राइसेस बढ़ गई हैं, सप्लायर कह रहा है 300 मिलियन मुझे ज्यादा पैसे दो, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला कह रहा है आप कस्टमर से ज्यादा पैसे लो, इसको पैसे दो कस्टमर से। अभी इस रिस्क के दो एंगल है, एक एंगल है सप्लायर वाला, एक एंगल है कस्टमर वाला। सप्लायर वाला एंगल जो है उसमें क्या है, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजन। अगर तो हम कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल हैं तो फिर हम अपना जो प्रोविजन है वो इंक्रीज कर देंगे या एटलीस्ट डिस्क्लोजर इंक्लूड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और इसी तरह कस्टमर की तरफ आ जाए, अगर कस्टमर से हम प्राइस इंक्रीज कराने के काबिल हो जाते हैं तो फिर क्या रिस्क होगा कि आपका रेवेन्यू और रिसीवेबल गलत है। क्यों? क्योंकि अब रेवेन्यू और रिसीवेबल रिवाइज होने चाहिए, हायर फिगर के मुताबिक कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये बात समझ आती है कि नहीं? हाँ, कस्टमर अगर एग्री नहीं करता तो फिर ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये चूंकि चीजें एक ही इवेंट से इंफॉर्मेशन से रिलेट करती है, इसलिए सारी डिस्कशन एक ही रिस्क में इंक्लूड कर देंगे आप। इस सूरत में हो सकता है रिस्क के मार्क्स 1.5 की बजाय 3 हो, क्योंकि इसमें एक तरह से 3 रिस्क है। नंबर 1 सप्लायर का 300 मिलियन है, इसमें से कितनी अमाउंट प्रोविजन डिस्क्लोज होगी। नंबर 2 कस्टमर का, अगर हम कस्टमर की प्राइस इंक्रीज करने के काबिल हो जाते हैं तो हमारा रेवेन्यू और रिसीवेबल पर प्रोपोर्शन कैलकुलेशन होगी वो हायर फिगर की बेस पे होगी। और नंबर 3 अगर कस्टमर से हम ये हायर एग्री करने के काबिल नहीं होते तो चूंकि कॉस्ट हमारी बढ़ चुकी है और कस्टमर प्राइस सेल प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा, ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उस लॉस की प्रोविजन भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये तीनों डिस्कशन एक ही फैक्टर के अंदर आप लिख देंगे। डन जी, इसको मैं रिस्क एक ही लेके चल रहा हूं, 3 रिस्क नहीं लेके चल रहा। हाँ, मार्क्स इसके ज्यादा हो जाएंगे। फिर से यहां पे रुक के बताइए कितने रिस्क अभी तक हमने आइडेंटिफाई कर लिए? सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया, लोन वाला हो गया, और लोन वाला हो गया, गोल्ड और रेवेन्यू रिकग्निशन। ये अपफ्रंट वाली रेवेन्यू रिकग्निशन में ही साथ डिस्कस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपफ्रंट भी तो उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर पेमेंट हमें मिल रही है। नहीं, ये 300 मिलियन वाला ये हमने रेवेन्यू रिकग्निशन में नहीं लेके जाना। हेडिंग आप एक ही दे, प्राइस एस्केलेशन हेडिंग, हाँ जी दे दे, बिल्कुल, क्योंकि अब मल्टीपल रिस्क है ना, आप किसी एक एरिया या एक असर्शन जो है उसको मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर तो आपको क्लियर हो कि किसी एरिया की असर्शन इन्वॉल्व हो रही है तो फिर लिखें, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो असर्शन लिखना रिक्वायर्ड नहीं होता। रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए असर्शन लिखना रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड नहीं होता।
कुछ में तो आप कर ही नहीं सकते ना, जहां पे रिस्क की नेचर ऐसी है, जैसे गोइंग कंसर्न का रिस्क है, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पे कर सकते हैं, इवन वहां पे भी अगर आप नहीं भी करते ना तो आपका पॉइंट गलत नहीं होगा। लेकिन एजर्शन में क्यों कहता हूं करें, क्योंकि इससे आपको प्रोसीजर डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। अगर आपके रिस्क में एरिया भी आ रहा है, एजर्शन भी आ रहा है, ये आपसे प्रैक्टिस क्यों करवाता हूं भला, आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं मैं किस एरिया के प्रोसीजर लिखने हैं और उसमें किस एजर्शन से रिलेटेड प्रोसीजर लिखने हैं, तो प्रोसीजर लिखने में आसानी हो जाती है उससे। नो टू स्मार्ट लिविंग एसएल मुल्तान। अब आइए इसमें आगे, इसमें क्या कह रहा है, एचसीएल लॉन्च दिस प्रोजेक्ट इन मुल्तान अर्लियर दिस ईयर ऑफरिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स ऑन इंस्टॉलमेंट विद 3 ईयर पोजेशन टाइमलाइन। दोबारा इंस्टॉलमेंट आ गया लेकिन दोबारा डिस्कस नहीं करना, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कस्टमर हु पेड इन फुल रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। इस डिस्काउंट की वजह से कोई रिस्क है, इंस्टॉलमेंट की वजह से रेवेन्यू रिकग्निशन का रिस्क है, उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं। इस पॉइंट की वजह से कोई एडिशनल रिस्क मुझे नहीं नजर आ रहा इसमें। While HCL has acquired most of the land necessary for the project, some land portions are yet to be acquired. Token payments have been made to landowners under agreement to sell. However, HCL is encountering issues with some landowners who are hesitant to complete their transaction due to a recent hike in property price in the area. थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आपको इस रिस्क को समझने के लिए। एक 100 एकड़ जगह फर्ज कीजिए डिसाइड कर ली, यहां पे हम प्लॉट बनाएंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें 95 एकड़ एक्वायर कर लिया, बाकियों के साथ बातचीत चल रही है, कुछ के साथ टोकन भी हो गया है, लेकिन 2-3 लोग प्रॉपर्टी बेचने को तैयार नहीं है, कह रहे सर प्राइस ज्यादा है, हमें प्राइस ज्यादा चाहिए। अब उन जो लोग जिनकी वहां पे लैंड है, जिन्होंने कंपनी को लैंड बेचनी है, उनकी कोशिश होगी अच्छी प्राइस मिले, और अगर अच्छी प्राइस नहीं मिलती तो वो अपनी प्रॉपर्टी को करंटली नहीं बेचेंगे, ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है, उनको पता होता है कि कंपनी ने खरीदनी है, वो हायर प्राइस डिमांड करते हैं, हायर प्राइस डिमांड करेंगे। निगोशिएशन में कुछ रिस्क है कि ये चूंकि एक हर्डल क्रिएट हो चुकी है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले आ जाए। बताइए रिस्क है कि नहीं इस इशू की वजह से? अगर इस इंफॉर्मेशन की वजह से आपको यह पता चल गया कि प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, इसके बाद रिस्क जस्टिफाई करवाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। पहले बताएं, एग्री करते हैं, कन्विंस्ड है कि अब चूंकि पूरे का पूरा लैंड एक्वायर नहीं किया हुआ और कुछ लोग अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हायर प्राइस डिमांड कर रहे हैं, उनकी वजह से प्रोजेक्ट में किसी हद तक डिले, वो हो सकता है 1-2 महीने का हो, मे बी वो 6-7 महीने तक भी चल सकता है, हो सकता है कि नहीं। अब इसमें फिर 2 रिस्क राइज होते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से? एक तो इंपेयरमेंट का, या अगर आपने इसको इन्वेंट्री है तो एनआरवी का। इंपेयरमेंट लैंड, हाँ ये इनका पॉइंट अच्छा है, इन्होंने कहा सर वो तो प्लॉट है, ठीक है, लैंड है और इसकी इंपेयरमेंट का रिस्क नहीं होगा। हाँ जी चले, अगर ये कोई प्रॉपर्टी होती है लैंड एंड बिल्डिंग, फिर इसकी इंपेयरमेंट का रिस्क आता, इससे एग्री करते हैं, ताकि आइंदा अगर किसी क्वेश्चन में सिमिलर सिचुएशन है तो आप इसको पिक कर ले कि ये डिले हो गया प्रोजेक्ट, इसकी वजह से इसकी इंपेयरमेंट का रिस्क आ गया, एग्रीड। अब दूसरा रिस्क, क्या इस सस्पेंशन की वजह से कुछ कस्टमर जिन्होंने अपनी प्लॉट की बुकिंग करवाई हुई है रिफंड ले लेंगे कि नहीं, क्योंकि कंप्लीशन डिले हो गई, रिफंड हो सकता है कि नहीं? बैच स्टार्ट करके क्या 10 तारीख को बैच स्टार्ट होगा, स्टूडेंट से एनरोलमेंट करवाई, बाद में पता चला टीचर की तबीयत खराब हो गई है, अब वो 10 के बजाय 25 को होगा, सारे स्टूडेंट वापस नहीं लेंगे रिफंड, कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो इसी तरह जब कभी प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाए कंस्ट्रक्शन कंपनी में, रिस्क क्या हुआ? रिफंड। इंपेयरमेंट का तो अलग से आ गया, वो तो आपने कहा सर ये लैंड है तो इसलिए इंपेयरमेंट का रिस्क इनसिग्निफिकेंट हो गया, मैं भी मानता हूं उसके ऊपर। दूसरा रिस्क रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी होगी, ये रिस्क कन्विंस है कि नहीं राइज होता है? क्लियर। तीसरा रिस्क बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन का, शाबाश, क्या रिस्क है भला? डिले की वजह से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज को सस्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है भी, ऐसा ही है अगर कर रहे हैं। नहीं समझ आ रही बोरिंग का? अच्छा चले पहले मुझे बताया, बाकी के 2 पॉइंट समझ आ गए। देखिए सबसे अहम पता क्या है कि इस इंफॉर्मेशन से ये नतीजे पे पहुंचना कि ये डेवलपमेंट डिले हो गई है, सबसे, क्योंकि उसने क्लियरली नहीं बोला हुआ डिले हुआ है, प्रोजेक्ट हाल्ट हुआ है, प्रोजेक्ट स्टॉप हुआ है, क्लियरली नहीं बोला हुआ, ठीक है। लेकिन वो आपको बता रहा है कि लैंड ओनर के साथ डील होनी है, डील आपको पता है बाय करना लाजमी है, और लैंड ओनर हेजिटेंट है, हेजिटेंट से हमें पता चला कि डील अभी पूरी कंप्लीट नहीं हो रही। जब कभी क्वेश्चन में उसने कह दिया कंस्ट्रक्शन हाल्ट हो गई है, प्रोडक्शन सस्पेंड हो गई है, पहला रिस्क इंपेयरमेंट। दूसरा रिस्क अगर आपने वो बेचने के लिए बना रहे हैं तो जिनको बेचा है उनमें से कुछ ना कुछ लोग रिफंड ले लेंगे। तीसरा रिस्क क्या? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन का, आप उसको कैपिटलाइजेशन अगर कर रहे थे और ये लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसे पता चला लोन लेके प्रोजेक्ट बना रहा है? फाइनेंस चार्जेस है, तो बोरिंग कॉस्ट आगे कि नहीं आ गई? ऑप्शन होती है कि लाजमी होता है क्वालिफाइंग एसेट को कैपिटलाइज करना, और कोई नहीं बोलेगा, पता है, बता मेरा भाई, ऑप्शन होती है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज, IAS 23 कुछ अंडरस्टैंडिंग है ना, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना ऑप्शन है कि रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है, ठीक है। और साथ साथ उसमें वो ये भी कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट रुक जाए तो क्या फिर भी कैपिटलाइजेशन होते रहना चाहिए? प्रोजेक्ट रुक गया कैपिटलाइजेशन भी रुक जाएगी, ठीक। अच्छा वैसे इसमें अब लैंड डेवलपमेंट भी, चूंकि इतना डिटेल एक्टिविटी मुझे नहीं पता लैंड डेवलपमेंट में क्या होती है, अमूमी तौर पे इसमें कोई इतनी एक्टिविटी
कल 19 बनते, चले ठीक है। बहरहाल यहां तक क्लियर। हाँ, ये जमीन खरीदते हैं, थोड़ी डेवलपमेंट करते हैं, एज इट इज फाइल बेच देते हैं, तो इस पे ऐसी एक्टिविटीज अमूमी तौर पे नहीं, यहां तक इस एग्जांपल में नहीं हो रही जो कैपिटलाइज हो रही हो, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, जमीन खरीदी भी नहीं, फाइलें बेच देते हैं, वो तो गलत है। उसी का रिस्क है कि अगर वो बाद में उन लोगों ने आपको जमीन नहीं बेची तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो जिन लोगों को फाइलें बेच चुके हैं आप उनको रिफंड करना पड़ेगा। ये उसी केस से डील कर रहा है। हाँ, अच्छा, लिटिगेशन की प्रोविजन कह रहे हैं। चले एंड पे देखते हैं, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन राइज हुई कि वो अगर ये नहीं बेचते लैंड और कंपनी अपने जो कस्टमर्स को सप्लाई नहीं कर पाती, तो अमूमी तौर पे इसमें जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो इससे रिफंड लेंगे और कुछ डैमेजेस एक्स्ट्रा ले लेंगे। लेकिन कुछ अगर ये फ्रॉडुलेंट केस हो, फ्रॉडुलेंट केस वो ये नहीं होता कि फाइल बेच दिया, फ्रॉडुलेंट केस वो ये होता है कि एक प्लॉट की 2-3 फाइल बेच देते होते हैं, उस पर फिर वो नैब वगैरह पे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अभी हम सिर्फ रिफंड तक रहेंगे, अभी हम उस फ्रॉड की तरफ, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की तरफ नहीं लेके जाएंगे इसको। ये हाँ, जिनको टोकन दे एग्रीमेंट किया हुआ है, देखिए इसमें दोनों तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ अभी एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, तो वो हेजिटेंट है। हाँ, इन्होंने कहा एक प्रैक्टिकल इनसाइट दे दी, सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, इस तरह का केस, उसमें अमूमी तौर पे इस तरह लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर आप किसी वजह से रिफंड क्लेम करते हैं तो फिर आपको एक तो रिफंड दिया जाएगा डिडक्शन के बाद, और दूसरा जो टाइम होगा वो होगा कि आपका प्लाट जो आपने रिटर्न किया है वो आगे सेल होगा, फिर उसके पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन ये उस सूरत में है जब कस्टमर खुद अपनी वजह से प्लाट को रिफंड करा, इसमें तो कंपनी का फॉल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिस्कशन कुछ ज्यादा हो रही है, इसके ऊपर चलें, अच्छी बात है। नोट 3, ओसिस प्लाजा, ओपी लाहौर। In 2022, HCL ventured into the shopping mall sector, diverging from its usual focus on selling land or constructed units. This new initiative involves the construction of a shopping mall in Lahore's Gulbarg district. The construction of OP was completed in October 23. हमारे इसी साल में है, हमारा ईयर एंड क्या था 24, तो इसका मतलब हमारे साल में ही ये कंप्लीट हुआ है। And it is open for business in the same month. Due to HCL's inexperience in mall management, HCL formed a partnership with Canopy Limited, a well-known mall management company. Both HCL and CL share the management responsibilities along with the rental revenue and expenses for the project. दो रिस्क इसमें राइज हुए। पहला, अच्छा इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा वाला, दो अल्फाज अहम है, शेयर वाला, करेक्ट। शेयर की बजाय मिलता जुलता और लफ्ज है सिमिलर मीनिंग के साथ, वेंचर, यानी किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, जॉइंट अरेंजमेंट। इन एक्सपीरियंस में रिस्क नहीं है। इन एक्सपीरियंस अगर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ईआरपी में, आईटी सिस्टम में, वो हमारा ऑडिट रिस्क होगा। बिजनेस करने में इन एक्सपीरियंस है, इस वजह से किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। इसमें इन एक्सपीरियंस होने की वजह से रिस्क नहीं है। हाँ, एक दूसरी रीजन की वजह से रिस्क है। वो रीजन क्या है, ये जो जॉइंट अरेंजमेंट है इसे क्लासिफाई कैसे करना है। जॉइंट वेंचर वाला स्टैंडर्ड पढ़ा आपने, जॉइंट अरेंजमेंट्स, उसमें क्या कहता है, IFRS 11, उसमें क्या कहता है, उसमें ये कहता है जब आप किसी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी काउंटिंग कैसे करनी है, दो तरीके हैं। एक है आपने देखना है क्या ये जॉइंट ऑपरेशंस हैं या ये जॉइंट वेंचर है, यानी जो जॉइंट अरेंजमेंट होती है, जॉइंट अरेंजमेंट मतलब क्या, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करना, उसकी काउंटिंग कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि इसके आगे दो एरो बना लें कि ये जॉइंट ऑपरेशंस हैं या जॉइंट वेंचर है। जॉइंट ऑपरेशन के नीचे लिखे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, और जॉइंट वेंचर के नीचे लिखे इक्विटी मेथड। अरे क्या है, अगर तो जॉइंट वेंचर है तो आपकी काउंटिंग डिफरेंट होगी। कैसे करेंगे जॉइंट वेंचर के, इक्विटी मेथड। कैसे, इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे और हर साल जो उसका प्रॉफिट है ऐड हो जाएगा, लेस डिविडेंड, ठीक है। यानी इसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है और जो डिविडेंड मिला वो लेस हो रहा है, कैरिंग वैल्यू चेंज। लेकिन जो जॉइंट ऑपरेशंस हैं इनमें क्या होता है, इनमें नेट सिंगल फिगर ऐड नहीं होती, बल्कि उस जॉइंट वेंचर के अंदर आपके जितने परसेंट एसेट्स हैं वो उतने परसेंट एसेट में एसेट ऐड होंगे, रेवेन्यू में रेवेन्यू ऐड होगा, एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड होंगे, लायबिलिटी में लायबिलिटी ऐड होगी, यानी प्रोपोर्शनेट परसेंटेज लगाएंगे। ये कंसोलिडेशन नहीं तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मैंने वैसे ही बोल दिया आपको कंसेप्ट लिंक करने के लिए, ये लाइन बाय लाइन। वरना हो सकता है कि आपका 23% शेयर हो, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप जॉइंट ऑपरेशंस के मुताबिक अकाउंटिंग, ये जॉइंट ऑपरेशन में क्लासिफाई होता है, तो उस सूरत में क्या होगा, जितना इस प्रोजेक्ट का रेवेन्यू है उसका 23% आपके रेवेन्यू में ऐड होगा, जितना इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है हर साल उसके 23% आपकी कॉस्ट में ऐड होगी, और इस तरह आगे चलेगी। लेकिन अगर इक्विटी मेथड काउंटिंग है, जॉइंट वेंचर का केस बनता है, जॉइंट ऑपरेशन का नहीं, कौन सा, जॉइंट वेंचर का, उस सूरत में क्या करना है,
उस सूरत में आपने इनकम एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड नहीं करना है, बल्कि नेट जो प्रॉफिट होगा प्रोपोर्शनेट हिस्सा जितना आपका होगा वो आपके ऐड हो जाएगा इनकम के तौर पे। फर्क समझ आ रहा है? नहीं, नो प्रॉब्लम। हमने प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया। अब ये चूंकि अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग करवाना लाजमी नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने भाई ने मिलकर प्रोजेक्ट लगाया, प्रोजेक्ट के ऊपर इनके 60 रुपए लग रहे हैं, मेरे 40 रुपए लग रहे हैं। प्रोजेक्ट में फर्ज कीजिए एक्सपेंस भी इतना हुआ, ठीक है, 100 का एक्सपेंस हो गया और 120 जो है वो हमें सेल प्राइस रेवेन्यू जनरेट हुआ, टोटल हुआ प्रॉफिट 20। अब क्वेश्चन ये है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 100 का रेवेन्यू का 40% अलग, 120 रेवेन्यू था उसका 40% अलग, और 100 का एक्सपेंस था उसका 40% कॉस्ट के तौर पे दो चीजें आए, या नेट करके जो प्रॉफिट है 20 उसी का 40% आए। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे अभी भी नहीं। दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया, रेवेन्यू हुआ 120, एक्सपेंसेस हैं 100, इस एक्सपेंस में 40 मेरा इन्वेस्ट हुआ है, 60 इनका हुआ है, प्रॉफिट हुआ 20। अब एक तरीका क्या है, इस जॉइंट वेंचर को अपनी बुक्स में, अब ये देखिए इधर बुक्स जा रही है ये भाई की, इधर बुक्स आ रही है मेरी। पहला तरीका, ये 20 है ना, इसका 40% मेरी बुक्स में आ जाएगा और इसका 60% इनकी बुक्स में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हो गया एडजस्ट ऊपर वाला। ये तरीका क्या कहलाता है? इक्विटी मेथड। और ये कब आपने ऑप्ट करना है? जब जॉइंट वेंचर का केस हो। जब जॉइंट वेंचर का केस होगा ना, इसकी एलोकेशन होनी है। और अगर जॉइंट ऑपरेशन का केस है फिर क्या होगा? फिर 120 का 40% मेरे पास आएगा, वो कितना होगा? 1248, 48। एक्सपेंस का 40% मेरे एक्सपेंसेस में ऐड होगा, वो कितना होगा? 40। नेट रिजल्ट फिर भी वही आएगा 8, जो कि इसका 40% आता है 8। फर्क क्या है कि आपने नेट फिगर को अपने पास लेके गए हैं या हर लाइन आइटम को अपने पास लेके आए। समझ रहे? ये तरीका कार कंसोलिडेशन में होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन का नाम दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि है केस कौन सा? ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पढ़ के पता चलेगा। रिस्क ये है कि उसने गलत रिकॉर्ड किया होगा। देखिए दोनों तरह के रिस्क हो सकते हैं ना। आईएफआरएस 15 कहता है ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू एट, जैसे वो ये कहता है रेवेन्यू एट ए पॉइंट रिकॉर्ड करना हो, आप ओवर द पीरियड रिकॉर्ड कर दें। ये भी हो सकता है रेवेन्यू ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना था, एट ए पॉइंट रिकॉर्ड कर दें। अपफ्रंट फी वाला केस में क्या रिस्क होता है कि ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना है, आपने एट ए टाइम कर दिया सीट के वक्त। इंस्टॉलमेंट्स में क्या रिस्क होता है कि आपने एट ए टाइम रिकॉर्ड करना था, ओवर द पीरियड कर दिया, जैसे जैसे कैश रिसीव हो रहा है। तो रिस्क तो दोनों हो सकते हैं ना। कभी रेवेन्यू एट ए टाइम रिकॉर्ड करना होगा, रिस्क क्या होगा वहां पे? ओवर द पीरियड ना कर दें। कभी ओवर द पीरियड करना होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड, रिस्क क्या होगा? एट ए टाइम। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे करना है? एग्रीमेंट पढ़ के। सिमिलरली यहां पे सिचुएशन है। अब ये जो भी दोनों के दरमियान में जॉइंट अरेंजमेंट का एग्रीमेंट हुआ है उसको पढ़ेंगे। डन जी, कुछ बात समझ आती है? तो ऐसा एक रिस्क तो ये हो गया, ये जॉइंट वेंचर की वजह से, इसको अंडरलाइन कर लें वेंचर। यहां पे उसने क्लियर इंडिकेशन दे दी थी, इशारा दे दिया था आपको। दूसरा इसमें जो है लफ्ज़ है वो रेंट है। रेंट से मेरा एक रिस्क रीकंफर्म हो गया। कौन सा रिस्क? सेगमेंट रिपोर्टिंग का, कि पहले सिर्फ सेल करते थे, अब रेंटल काम भी कर रहे हैं। ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। नहीं, इन एक्सपीरियंस स्टाफ की वजह से वो दूसरे लोगों को लेके आए हैं, ये जो कनोपी को लेके आए हैं, इस वजह से कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, इसकी वजह से यही कहना चाह रहा है, लेकिन इसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं है, इसका रेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि हो सकता है रेंट की फिगर ज्यादा। भाई हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का, प्लाजा बनाने का तजर्बा है, उसको मैनेज करने का तजर्बा नहीं है। मैनेज करने के लिए हमने अलग बंदे को कह दिया, हमने कहा भाई बना देंगे, प्लाट खड़ा कर देंगे हम, 100 शॉप्स उसमें बना देंगे। अब उसको मंथली मैनेज तुमने करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अदर प्रोजेक्ट्स। In addition to above 3 projects, HCL has 2 more projects under construction. One is scheduled for completion next year, with the other has been currently halted. Halt, सबसे अहम लफ्ज इस पैराग्राफ में halted, प्रोजेक्ट रुक गया। The current अच्छा, प्रोजेक्ट halt हो गया, इसका मतलब कौन कौन से रिस्क बताइए दोबारा। नंबर 1 इम्पेयरमेंट, नंबर 2 रिफंड, नंबर 3 बोरिंग कॉस्ट सस्पेंशन। ये एग्री करते हैं? वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमने दूसरे एंगल में डिस्कस कर लिया था, वो दूसरे वाले प्लॉट में। अगर एक ही रिस्क दो डिफरेंट प्लॉट्स में है, हमने एग्जाम में उन्हें अलग अलग करना है या एक ही रिस्क के तौर पे? एक ही रिस्क के तौर पे। वन इज शेड्यूल्ड फॉर कंप्लीशन। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? द करंट फाइनेंस टोटलिंग ₹3000 मिलियन ऑब्टेन्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ 15% हैव बीन फुली यूटिलाइज्ड। ये आ गया कि नहीं वो लोन? इसका मतलब बैंक लोन है, और बैंक लोन का रिस्क हम अलग से आइडेंटिफाई कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, फुली यूटिलाइज हो चुका है। HCL is seeking additional financing for the halted project, but efforts to secure funds have not yet been successful. हाँ, यहां पे अब आप रिस्क को फ्रॉड राइज कर सकते हैं कि लोन एग्रीमेंट किए थे, फुली यूटिलाइज हो चुके हैं, अब मजीद बोरिंग चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश की जा सकती है। इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग राइज होता है इस लाइन की वजह से। बैंक लोन की वजह से नॉर्मल रिस्क तो होता ही है, बैंक लोन एग्जिस्ट होने की वजह से। यहां पे चूंकि वो बता रहा है कि नीड फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग है, तो एडिशनल फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए
क्या कर सकते हैं वो? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एडिशनली एचसीएल मेंटेन द सेपरेट रनिंग फाइनेंस टू सपोर्ट एचसीएल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर? इसमें हाल्ट होने की, इसमें दो बड़े रिस्क हैं इस प्रोजेक्ट में। कौन कौन से? एक प्रोजेक्ट हाल्ट हुआ, इस इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क राइज होता है, और दूसरा बोरिंग की वजह से। प्रोजेक्ट हाल्ट हुआ, स्टॉप हुआ, इसमें कैसे आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ये बात समझ आ गई। अब दूसरा, बैंक लोन को कैसे एक्सप्लेन करना है। एक तो आपने जनरल बात कर देती है, डेट कोवेनेंट की रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस वायलेशन हो सकती है। नंबर 2, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो सकती है। नंबर 3, लोन की अमाउंट की क्लासिफिकेशन गलत हो सकती है, करंट और नॉन करंट में। लेकिन एक काम मुझे करके दिखाइए जरा। मेरे ख्याल में तो 3000 हमने लोन उठाया है 15% पे, और फिर रनिंग फाइनेंस भी है, तो कम अज कम लोन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कम इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 450। ऐसा ही है, 15 या 45। 3000 है ना, 450 मिलियन इंटरेस्ट एक्सपेंस कम से कम होना चाहिए, बोले एग्री करते हैं। हालांकि इसमें ये शॉर्ट रनिंग फाइनेंस का शामिल नहीं है। ऊपर देखे कितना रिकॉर्ड हुआ है, कितने स्टूडेंट ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस चार्जेस में शामिल नहीं है। इसकी दो रीजन हो सकती है। नंबर 1, इंटरेस्ट सही रिकॉर्ड नहीं हुआ, फाइनेंस चार्जेस। नंबर 2 क्या है, जो डिफरेंस है वो कैपिटलाइज है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन वाला हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम बोरिंग कॉस्ट में कर चुके हैं। जहां पे हाल्ट हुआ है वहां पे। नेक्स्ट, और गोल्ड का हम पहले भी, अभी आज की क्लास में भी कुछ भी नहीं है। गोल्ड में भी रिस्क है, ठीक है, लोन का रिस्क भी आ गया। टोटल कितने रिस्क हो गए? काउंट नहीं किए, चलिए कोई 10-11 हो गए होंगे मेरा ख्याल है, 10-11। हाँ, लेकिन इसमें स्टिल 10-11 रिस्क के साथ भी चूंकि कम लग रहे हैं, लेकिन इसमें मार्किंग स्कीम अगर आप देखें ना, कुछ रिस्क के मार्क्स ज्यादा दिए उसने। हाँ, क्या लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल, अगर लोन ऑब्टेन ना कर सका ये, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको भी एडिशनल रिस्क के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं। भाई ये क्लियर हो गया। ये लेटेस्ट क्वेश्चन था, और थोड़ा सा चूंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन हमने ज्यादा की। इसमें कोई प्रॉब्लम, मेरी रिकमेंडेशन है घर जाके एक दफा खुद से दोबारा कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक होने नहीं चाहिए। 5 पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जी। हाँ, वो ऑलरेडी चल रही है सेपरेट रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, लेकिन वो फुली यूटिलाइज हो चुकी है, और आप रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर सकते। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी आपके जो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए होती है, कैपिटल एक्सपेंशन को फाइनेंस नहीं होती जी। यहां तक क्लियर? चलिए यहां पे थोड़ी देर के लिए लेक्चर को स्टॉप कर दे, अगला हिस्सा फिर अलग से रिकॉर्ड कीजिए।